हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मूल अधिकार आपका टॉपिक था और मूल अधिकार अनुच्छेद 19 तक आपको हो गए थे। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो आगे के मूल अधिकार उसमें हम देखेंगे। तो आज सीधे बात करेंगे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि टाइम आप लोगों का बहुत कीमती है। तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आपने कोई अपराध किया है लेकिन उसमें भी संविधान ने आपको संरक्षण दिया है। जैसे कोई भी कृत्य करते हुए, कुकर्म करते हुए, कुछ भी करते हुए आपको किसी ने देखा नहीं, तो अदालत या पुलिस आपको डायरेक्ट अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बात नहीं कर सकती है। तो एक संरक्षण ये है। और बहुत से संरक्षण है कि बिना वारंट के आपके घर में पुलिस नहीं जा सकती। ऐसे बहुत से नियम कानून बनाए गए हैं जो आपको सीआरपीसी और जो पहले वो था, आज उसका नाम भी परिवर्तन कर दिया गया है, तो उसमें आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। पहला, भूतलक्षी दंडनीय विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी का मतलब ये होता है कि आपने कोई काम आज किया, मान लेते हैं किसी ने मर्डर किया, ठीक है, तो मर्डर के पहले सजा उसको फांसी थी या उम्र कैद थी, ठीक है, या उम्र कैद थी। और जब उसने कृत्य किया उसके पहले या उसके पहले उस चीज की क्या सजा थी? काला पानी। कृत्य करने से पहले उसकी सजा क्या थी? काला पानी। जब उसने कृत्य किया तब उसकी सजा क्या थी? फांसी और उम्र कैद। तो ये नहीं कि आपको काला पानी की सजा दे दी जाए, आपको किसकी सजा दी जाएगी? जो सजा आपके कृत्य करने के समय है, या उसमें कुछ बाद में परिवर्तन कर दिया जाए तो वो भी आपका बाद का परिवर्तन माना नहीं जाएगा। जिस समय आपने जो कृत्य किया उस समय कानून की किताब में जो उस कृत्य के लिए आपके खिलाफ में केस था या फाइन था, जुर्माना था या कोई सजा थी, वही सजा आपको दी जाएगी। ठीक है। दूसरा है, किसी अपराधी के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। ठीक है, तब तक उसको नहीं माना जाएगा जब तक उसको कोई अतिक्रमण नहीं है। दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक आयोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले किसी व्यक्ति को एक बार उसका दंड दे दिया गया, बाद में कानून से सुधार हो गया। मान लेते हैं कि किसी को 5 साल की सजा थी, ठीक है, जब उसने कृत्य किया था, लेकिन जब उसने कृत्य कर लिया उसके 2 साल बाद कानून में संशोधन हो गया और 10 साल की सजा हो गई। तो ये नहीं कि पहले उसको 5 साल की सजा दी जाए फिर उसको 10 साल की सजा दी जाए। तो ऐसा संविधान में कहीं पे भी नहीं है। उससे हमें संरक्षण मिला है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है। अपने ही विरुद्ध गवाही देने संरक्षण। किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने साक्षी होने की बात नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते हैं कि वह अपने खिलाफ ही गवाही दे। अगर ऐसा कहे तो आपकी बात नहीं मान लेते हैं कि आप रिमांड पे जब थे, जब आप पुलिस के पास रिमांड पर थे, तब आपने किसी भी व्यक्ति ने ये कबूल कर लिया कि उसने मर्डर किया है, ठीक है, लेकिन ये बात पुलिस ने वहां पे रखी कोर्ट में कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया, मेरे सामने इसने ये कबूलनामा किया है। फिर भी कोर्ट कहेगा कि वो बात हम आपकी नहीं मानते। अगर वो व्यक्ति कोर्ट में अपना कबूलनामा करता है तो हम उसको मानते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आप ये समझिए आप लोग अनुच्छेद 21, ये बहुत चर्चा में भी रहता है, प्राण एवं दहेज क्षमता का संरक्षण। 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ये 66 संशोधन 2002 बहुत बार पूछा गया है कि 66 संविधान संशोधन क्या है। तो ये आपकी शिक्षा का है। 0 से 14 वर्ष के बच्चों को, या कह सकते हैं 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा। आजकल इसी का आपने नाम सुना होगा, RTE, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो उच्चतम न्यायालय ने किया है कि अगर आपके आसपास कोई विद्यालय है और उसमें राइट टू एजुकेशन के तहत सीटें दी हैं, मान लीजिए 5 सीटें हैं,
और ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है, या उनके मम्मी पापा में कोई एक व्यक्ति नहीं है, या वो कोरोना वॉरियर्स भी उसी में ऐड कर दिया गया है, ऐसे किसी बच्चे को कोई भी विद्यालय पे एडमिशन देने के लिए, प्रवेश देने के लिए मना नहीं कर सकता। ठीक है, समझ गए? इसके उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में आजीविका का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार भी आपके लिए बहुत चर्चा का बना रहता है। ठीक है, किसके तहत मिलता है? निजता का मतलब निजी मामला। लोग कहते हैं ना कि फला व्यक्ति ने हमारे निजी मामले में दखलंदाजी की, तो निजता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, साइन का अधिकार, भोजन का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार आज को भी शामिल किया गया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। इतने सारे संरक्षण देने के बाद आपको ये विवाह का भी संरक्षण देता है, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि विवाह तो आपको छूट मिलेगी विवाह करने की। ठीक है, विवाह करने की आपको छूट तो मिलेगी, लेकिन वो विवाह कैसा होना चाहिए? 21 वर्ष का लड़का, ठीक है, और 18 वर्ष की लड़की, उसी को ये अधिकार प्राप्त है, उसके ऊपर के व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये कहे कोई 17 साल की लड़की के साथ शादी कर लेंगे, 20 साल के लड़के के साथ शादी कर लेंगे, तो ये आपको अधिकार प्राप्त नहीं है। आपको अधिकार कौन सा प्राप्त है? 21 वर्ष का लड़का हो, 18 वर्ष का लड़की हो, जिसे कानून की भाषा में कहते हैं बालिग व्यक्ति। बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, और अगर उसकी शादी में कोई रुकावट आ रही है तो उसके लिए संविधान ने अनुच्छेद 21 में उसको सुरक्षा दी। ठीक है, इसके बाद है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपात स्थिति में भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा कि इससे बहा आक्रमण, ठीक है, बहा आक्रमण के या कहीं पे युद्ध हो जाए, ऐसी स्थिति में कुछ जो आपके वो हैं मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 उस दशा में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, जैसे महिलाओं को महिला पुलिस द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, महिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया सकता है। बिना वारंट के आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी को गिरफ्तार करने जाएंगे तो उसका क्या रीजन है, कोर्ट ने आपसे कहा है कि नहीं कहा है, तो ऐसी बहुत सी स्थिति है। गिरफ्तारी या निरोध के दो प्रकार होते हैं, दंडात्मक निरोध और निवारण निरोध। जब दंडात्मक निरोध है कि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके लिए उसको दंड मिलना है, तो जब उसको दंड ना मिले, ठीक है, तो वो उसका निरोध किया गया है। और निवारण निरोध का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को निवारण की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 मास तक अभिरक्षा निरुद्ध कर सकती है सलाहकार बोर्ड की अनुमति से। इस अवधि को बढ़ाया जा सकता, लेकिन पहले नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, जब सलाहकार बोर्ड दे देगा तो उसको बढ़ाया जा सकता है। अनुरुद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध अभ्यास करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। संसद को यह शक्ति है कि वह विधि करे कि निवारण निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी, मतलब संसद इस पे कानून बना सकता है। ठीक है, कौन कौन संसद में 3 पार्ट आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों लोग मिलकर इस पे कानून बना सकते हैं, और कानून बन गया है तो उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक से संबंधित कई कानून बनाए, जैसे मीसा, टाडा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, NSA। ठीक है, तो ये चर्चा में हमेशा रहता है। पहले ये लगता था मीसा और टाडा, लेकिन अब इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सामान्य दंड विधान के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के पास गिरफ्तारी का कारण जानने, अपनी रुचि का वकील करने, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। जब किसी पे सामान वो होती है, किसी व्यक्ति में सामान वो हो गई, उसको ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया, मान लें कि 151 गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है,
या कहीं पे शांति भंग का मामला था तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, लेकिन मीसा जो कानून था इसमें जो व्यक्ति को पकड़ा जाए जरूरी 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने किया जाए। इसकी चर्चा आपको लालू प्रसाद करते हुए दिखाई देगी क्योंकि वो इस पे भुक्तभोगी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है अपना यह अधिकार शत्रु देश के व्यक्तियों को तथा निवारण निरोध अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होता है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 मानव के बालाश्रम एवं दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। मानव धर्म मनुष्यों का क्रय विक्रय ये अपने यहाँ पे रोक है। पहले आपको पता होगा कि बहुत से लोग श्वेत लोग क्या करते थे, अश्वेत लोगों को खरीद ले जाते थे। ठीक है, अश्वेत लोगों को खरीद ले जाते थे और उनको क्या बनाते थे, अपना दास बनाते थे। क्या बनाते थे, अपना दास बनाते थे। तो महिलाओं का पुरुषों का क्रय विक्रय होता था, उस पर रोक लगा दी है अनुच्छेद 23 के तहत। महिलाओं बच्चों को अनैतिक दुर्व्यवहार, वेश्यावृत्ति तथा दास प्रथा का कोई भी रूप शामिल है। इसमें दास प्रथा कोई प्रकार होगा या वेश्यावृत्ति होगी या दुर्व्यवहार होगा या अनैतिक कोई कार्य होगा तो उसके लिए क्या है, अनुच्छेद 23 के तहत उनको छूट दी गई है। ठीक है, फिर बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। तो कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नियोजन का प्रतिषेध। किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम बच्चे को आप काम पे नहीं रख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है कि भारत में ऐसे बहुत से बच्चे हैं कि जिनको 14 वर्ष से कम आयु के हैं लेकिन उनको अपनी कुछ मजबूरियों के कारण काम करना पड़ता है। जैसे कभी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वहाँ पे आपका खाना परोस रहे होंगे या सफाई कर रहे होंगे वो ऐसे बच्चे भी हैं जो 14 साल से कम हैं, जो प्लेटों की सफाई करते हैं, टेबल की सफाई करते हैं, 14 साल से कम है। सरकार इस कानून का, इस अधिकार का पालन कराने में अभी भी विफल है और उसका मुख्य कारण है गरीबी। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कानून है। कानून बनाया गया 1986 में, लेकिन फिर भी सरकार इतना आगे एक्टिव नहीं रह पा रही है। ठीक है, इतना आगे बढ़ के काम नहीं कर पा रही है। इसके बाद करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आजकल आपको पता ही है कि धर्म के नाम पे चाहे आपका संसद भवन हो, ठीक है, चाहे आपका कोई मंत्री हो या कोई आपका राजनेता हो या इससे बड़े नेता आजकल बिना धर्म के चल ही नहीं रहे। तो इसलिए धर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन संविधान ऐसे किसी भी धार्मिक व्यक्ति को मान्यता नहीं देता है। हमारा संविधान कैसा है कि सभी को साथ लेकर चलता है। जो आपके मोदी जी का वो है सबका साथ सबका विकास, तो वो उन्होंने संविधान के तहत की है। भले ही वो चुनावी रैलियों में किसी धर्म को लेके, किसी जात को लेके, किसी मजहब को लेके बातें करते हो, क्योंकि जो चुनाव प्रचार के समय बातें की जाती हैं उस बात का संविधान से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन कभी जब वो संसद में बैठ जाएंगे, आगे प्रधानमंत्री हो जाएंगे या आगे मंत्री हो जाएंगे, तब वो ऐसी बातें नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो उनके खिलाफ भी कानून है। ठीक है, हेलो, अब बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। ठीक है, 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। आपको अंतःकरण किसी धर्म को मतलब मानने की, धर्म को आबाद रूप से मानने की, खुले तौर पर मानने की, उसके आचरण अपने अंदर लाने की छूट है, उसका प्रचार करने की छूट है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें तब तक करने की छूट है जब तक दूसरे को प्रॉब्लम ना। दूसरा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जैसे किसी को भागवत कथा करानी है, ठीक है, भागवत करानी है, स्वतंत्रता है, वो करा सकते हैं। कथा करानी है, ठीक है, आप कभी कथा करा सकते हैं तो आप कथा करा सकते हैं। समझ गए, कथा आपको कराने की स्वतंत्रता है। या किसी शांतिपूर्ण जुलूस, धर्म का जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है। लेकिन यदि कहीं पे शांति भंग होती है, क्या है, कहीं पे शांति भंग होती है और वहां का मजिस्ट्रेट आपको परमिशन नहीं दे रहा है,
तो आपको उसकी बात भी सुननी है। ये नहीं आपको जबरदस्ती करना कि नहीं हमें तो अधिकार मिल गया तुम करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के सदाए के बारे में स्वतंत्रता। किसी विशेष धर्म को संबोधित करने वाले करों पे समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बात नहीं कर सकता है जो किसी विशेष धर्म की वृद्धि या पोषण में व्यक्त किए जाने हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को ऐसे धर्म या ऐसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है कि जो किसी विशेष धर्म के लिए टैक्स देना हो। ठीक है, जैसे आपने पहले सुना होगा ना जजिया का, सुना है? तो ऐसा कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 28। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य से पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात उन शिक्षा संस्थाओं में लागू नहीं होती जिनकी स्थापना किसी न्यास के अधीन धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई है। जैसे मान लो कि मदरसा, ठीक है, तो इसका जो वो किया गया है वही एक विशेष उद्देश्य किया गया मुस्लिम या उर्दू को बढ़ावा देने के लिए। तो ठीक है, इनमें लेकिन नहीं है। लेकिन अब जैसे आपका प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, परिषदीय स्कूल है, कौन सा स्कूल है आपका परिषदीय स्कूल है, तो वहां पे किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी सकती है। तो जितने भी आप लोगों ने स्कूल आप जहाँ पढ़े होंगे, अगर वो मदरसा टाइप का स्कूल नहीं हुआ या किसी विशेष धर्म का स्कूल नहीं हुआ, अगर जनरल सरकारी स्कूल हुआ, तो आपने देखा होगा कि वहां पे सरस्वती वंदना होगी, ठीक है, वंदना होगी, जनगण मंगल होता है आपका, राष्ट्रगान मतलब होगा, ठीक है, राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगीत होंगे, लेकिन वहां पे किसी भी विशेष प्रकार के धार्मिक जो कृत्य हैं वो वहां पे नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये 28 के तहत आपको स्वतंत्रता दी गई है। चलते हैं इसके आगे, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। तो इसमें दो प्रकार के हैं, एक तो सांस्कृतिक और दूसरा शैक्षिक। सांस्कृतिक मतलब आप किसी भी संस्कृति को मान सकते हैं। जैसे आजकल कुछ लोग हैं जो वेस्टर्न संस्कृति को मानते हैं, पश्चिमी संस्कृति को मानते हैं, कुछ लोग हिंदू संस्कृति को मानते हैं, कुछ लोग मुस्लिम संस्कृति को मानते हैं। तो आप किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां कर सकते हैं और शैक्षिक अधिकार आपको मिले हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ऐसा है कि जैसे मान लो कि अंग्रेज है यहाँ पे, अब जो अंग्रेज रह गए हैं वो कैसे हो गए अल्पसंख्यक, ठीक है, तो वो यहाँ पे इंग्लिश बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं? इंग्लिश बोल सकते हैं। मुस्लिम जो है वो क्या है, वो आपका अल्पसंख्यक है, वो उर्दू बोल सकता है, उसमें पढ़ाई कर सकता है, ठीक है, उसके लिए उसको कोई किसी प्रकार की रोक टोक आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, आप अपना स्कूल खोल सकते हैं, ठीक है, की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, ये अल्पसंख्यक भी कर सकते हैं और उनका ये क्या है, अपना एक प्रकार का अधिकार है। ऐसा नहीं कि उनको वंचित कर दिया गया, उसके तहत उनको भी अधिकार प्राप्त किया गया। अनुच्छेद 31 जो आपका निश्चित हो गया है, ठीक है, क्यों निश्चित हो गया है? क्योंकि ये जो अनुच्छेद था ये संपत्ति को लेके था, ठीक है, किस बात को लेके था? संपत्ति का अधिकार बोलते थे इसे, क्या बोलते थे? संपत्ति का अधिकार। तो पहले के संपत्ति का अधिकार जब होता था तो कभी गवर्नमेंट को कोई चीज लेनी है, मान लेते हैं जैसे उसको रोड बनाना है, किसी की जमीन लेनी है, तो ये अनुच्छेद बार बार उसके हाथों में आता था। तो अब क्या है कि ये आपका मूल अधिकार नहीं है, अब ये कौन सा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया। कौन सा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। और कानूनी अधिकार होने के साथ इसमें आपको क्या मिलेगा कि कानून से तो आपकी संपत्ति की रक्षा है, लेकिन मान लेते हैं कि आपकी एक जमीन है जो रोड में जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए सरकार आपको मुआवजा देगी, ये आपका कानूनी अधिकार है, लेकिन सरकार को आप देंगे नहीं, ये आपका मूल अधिकार था, तो उसको सरकार ने चेंज किया है। कब चेंज किया है? 44वें संविधान संशोधन में। कब चेंज किया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, के द्वारा अनुच्छेद 300 का, अब इसे क्या बना दिया गया? अनुच्छेद 300 का के तहत अब यह कानूनी अधिकार है। पहले कौन सा था? 31, अनुच्छेद 31, अब कौन सा बन गया? अनुच्छेद 300 का। ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि
संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है? कैसा अधिकार है? तो कैसा अधिकार है? ये आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है, कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 32, इसके बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। पहला अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रत्याभूत उपचार प्रदान करता है। ये उपचार का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। इसका मतलब क्या? प्रवर्तन का मतलब क्या कि कहीं पे भी अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके लिए आप पुलिस में जाए, पुलिस ही आपके अधिकारों का हनन करे, तो आप कहीं भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षण का प्रत्याभूत दाता कहा जाता है। संरक्षक की मतलब कि अगर आपके मूल अधिकारों का कोई भी हनन होता है तो कौन करेगा उसकी देख रेख? सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा क्या है? प्रत्याभूत दाता, मतलब कि वो उसको पूर्णतः आपको मनवाएगा। जो भी कानून के रखवाले या पुलिस वाले जो भी अभी कानून का अधिकार हनन कर रहे हैं उनके लिए प्रत्याभूत करेगा, उनको सजा सुनाएगा, लेकिन उनको मानना ही पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई न्याय अवलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, अतः इसे संविधान के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने क्या कहा है? उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था और दी है कि जो अनुच्छेद 32 के तहत किसी का मूल अधिकार का जो हनन होता है वो न्याय पुनर्लोकन में है और संसद उसे खत्म नहीं कर सकता है। होता क्या कि अगर संसद उसे खत्म कर देता तो अब जाने कब का खत्म कर चुका होता। ठीक है, और वो क्या करता? उसको खत्म करके नया लाता और हमारे पब्लिक के, जनता के बहुत से मूल अधिकारों का हनन होता रहता। हमारे पास बचाने के लिए हमें कोई भी आगे नहीं आता। लेकिन संविधान ने ऐसा कोई भी कानून ही पास नहीं होने दिया। मूल अधिकारों के हनन पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के तहत अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ये जरूर नहीं कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए, हो सकता है वो उच्च न्यायालय भी जाए। तो उच्च न्यायालय कहाँ पे है? लखनऊ या इलाहाबाद। ठीक है, तो वहां पे जा सकता है, अपने राज्य की उच्च न्यायालय में जा सकता है, जरूर नहीं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाए। संविधान के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। यहाँ पे की समझने वाली है कि जो आपकी रिट जारी कर सकते हैं तो वो दो ही लोग कर सकते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। लेकिन आपकी कोई भी रिट है जो आपके डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय, वो जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही 5 रिटें हैं, 4 रिटें हैं जो आपको दी गई हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, यह रिट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए है। ठीक है, ये आपको बताती है कि यह रिट एक आदेश के रूप में जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया हो, यह आदेश दिया जाता है कि वह उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे, जिससे न्यायालय यह जान सके कि उसे क्यों निर्णय किया गया है, निरुद्ध किया गया है, और यदि बंदी रखने का विधि औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सके। यह सार्वजनिक प्राधिकरण या प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल में भी यह रिट निलंबित नहीं हो सकती है। क्या है कि जैसे मान लो कि किसी को पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, किसी को पुलिस ने रात में पकड़ ले गई और उसको पेश नहीं कर रही है। पुलिस कभी कभी क्या करती है कि पेश नहीं करती है, आपने बहुत सी मूवियों में ऐसा देखा होगा, रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है, तो ऐसी कोई स्थिति है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक रिट दायर करता है उस जिला एसपी को या जिला जिसने बंद किया है और कहती है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो। उस व्यक्ति को पेश करना पड़ता है, अगर नहीं पेश करेगा तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अवमानना होगी और सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय की अवहेलना करने के जुर्म में उस व्यक्ति पे केस कर दिया जाएगा। ठीक है, पहला। और दूसरा ये कि ये सार्वजनिक मतलब सरकारी उसकी तो लागू होती है, साथ में प्राइवेट व्यक्ति दोनों पे लागू होती है। मान लो कि जैसे आप हो, आप कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, ठीक है, प्राइवेट नौकरी करते हो, कंपनी ने आपको क्या कर दिया, पहले कंपनी ने आपको काम पे रखा और उसके बाद आप वहां से गायब हो गए। क्या हो गए? गायब हो गए। घर वालों को आप मिल नहीं रहे, तो घर वाले क्या करेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तौर पे जाएंगे कि हमारा व्यक्ति
इस जगह पे फला दिन काम करने गया था और आज तक वो उसको सामने ला नहीं रहे हैं, तो वो उसके तहत उसको दायर करेगा कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए और पेश करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आपका है दूसरा परमादेश। कौन सा है? परमादेश। परमादेश का मतलब यह समझ होगा, इसका मतलब क्या है? परम आदेश। हम आदेश करते हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या है? ग्रेटर। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि हम ऐसा आदेश करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? परमादेश। इसका शाब्दिक आदेश है हम आदेश देते हैं या हम आदेश करते हैं। यह उच्चार न्यायालय के विवेकाधीन है। यह जिस लोक प्राधिकारी को संबोधित है उससे यह अपेक्षा होती है कि वह उस सार्वजनिक कर्तव्य को करे। कि अब सार्वजनिक कर्तव्य का मतलब ये जैसे डीएम का कोई कार्य है और डीएम उस कार्य को नहीं कर रहा है, तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? परमादेश लागू करती है कि अब हम ऐसा आदेश देते हैं, हम आपसे ऐसा कहते हैं, अब यह करना ही पड़ेगा। तो फिर ये क्या आपका हो जाता है? परमादेश। फिर इसके बाद प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक इकाइयों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्यों करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। कैसे जारी किया जाता है? कि मान लो कोई कानपुर का डीएम है, ठीक है, तो उसका जो पावर है वो कहाँ पे है? कानपुर में। वो कन्नौज से किसी व्यक्ति के साथ में कुछ गुंडागर्दी कर रहा है या अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या करेगा? प्रतिषेध कर देगी, कहे किस अधिकार से आप ऐसा कर रहे हैं, और जो भी आप कर रहे हैं उसको तुरंत क्या किया जाए? रोका जाए, और तुरंत उसको रोका जाएगा। ठीक है। सर उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारता से बाहर जाकर निर्णय दिया है। यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। जब किसी अधिकारी या किसी जिला न्यायालय ने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो उसके क्षेत्र में आता ही नहीं था, ऐसा कोई काम कर दे, ठीक है, तो फिर क्या करेगा? वो उत्प्रेषण करेगा और उससे पूछेगा भाई क्यों भाई, मेरा काम था ये आपने क्यों कर दिया, या किसी दूसरे का काम आपने कैसे कर दिया, और इसको क्या कहते हैं? उत्प्रेषण। ठीक है। इसके बाद अगला अधिकार रक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, निर्धारित वारंट के द्वारा वो होता है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है, अतः वह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अधिकार को रोकता है। ठीक है। इसे मंत्री कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जाता, सिर्फ इसलिए जारी किया जाएगा जो आपके सार्वजनिक कार्यालय होंगे। कौन से कार्यालय होंगे? सार्वजनिक कार्यालय होंगे। जैसे कि एक मैडम आपने देखा होगा चल रही है ना, बहुत चर्चा में बनी हुई है, डीएम बन रही है बिना सब फर्जी डिग्री और वैसे करके, तो उनके लिए कौन सा बना है? अधिकार रक्षा। उनसे पूछा जाए किस अधिकार से आप डीएम बन गई, जबकि आपने परीक्षा तो पास ही नहीं की या किसी की सीट आपने हड़प ली, ऐसा भी होता है आजकल। ठीक है। कि बना एसआई, ऐसा बना एसआई कौन? सुबोध कुमार, और सीट किसने छीन ली? रमेश कुमार ने। ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि अधिकार रक्षा लाएगी और रमेश कुमार से पूछेगी कि भाई किस अधिकार से आप यहाँ पे बैठ गए, तो वो बताएंगे कि हम किस अधिकार से यहाँ पे बैठे हैं, तो इसको बोलते हैं अधिकार रक्षा। क्या बोलेंगे? अधिकार रक्षा। ठीक है। तो ये आपके मूल अधिकार थे, और उसमें भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिट। ठीक है। तो इनको आप पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल स्टार नवोदय क्लासेस, ठीक है, हमारा चैनल है स्टार नवोदय क्लासेस, इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। और ऐसे और बहुत सारे जो आपको टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके यहाँ परीक्षा में आते हैं, हम आपको उससे अवगत कराते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जैसे ही वीडियो आए या जैसे कोई लाइव क्लास चले आप तक सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद।